Hello students, how are you all? Today in this video we are going to continue our chapter second units and measurement और उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे कौन सा डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम सीख रहे थे कि जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर की जो नींव है, जो बेसिस हैं, वो यही डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं। लास्ट वीडियोस में हमने मैकेनिकल क्वांटिटीज डिस्कस की थी। आज उन मैकेनिकल क्वांटिटीज के बाद हम यहां पे थर्मल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी क्वांटिटीज? थर्मल क्वांटिटीज। सो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि आज हम हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मैकेनिकल वर्क, हीट इंजन्स, इन सब चीजों की बात करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इट इज हीट। वी नो व्हाट इज हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो आई कैन से हीट इज नथिंग बट एनर्जी, एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, and I know the dimensions of work already from mechanical quantities. ये होता है m in square bracket ml2t minus of 2, और heat की SI यूनिट क्या है? As it is energy, so it is joule, right? The next thermal quantity that we would like to discuss here is स्पेसिफिक हीट। ये टर्म भी आपने कहीं ना कहीं 9th और 10th स्टैंडर्ड में सुनी हुई है। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? जब भी किसी सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो अपनी स्टेट चेंज करने लगता है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, या उसका टेम्परेचर वहां पे क्या है, बढ़ने लगता है, राइट? अगर किसी चीज को हम हीट एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर वहां पे क्या होने लगता है, राइज होने लगता है। सो हम यहां पे स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे, हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मास। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब उतनी अमाउंट ऑफ हीट से होता है जो किसी गिवन मास का टेम्परेचर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक लेके जाने के लिए हमें चाहिए होती है। ये तो आपको पता है ना कि अगर किसी चीज को गर्म करना है तो उसको क्या देनी पड़ती है? हीट। वो हीट किन चीजों पे डिपेंड करती है? वो हीट डिपेंड करती है कि हमें टेम्परेचर कितने से कितना करना है, वो सैंपल जो हमें गिवन है वो कितने मास का गिवन है। ज्यादा सैंपल गिवन है तो ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, कम सैंपल अमाउंट में है मतलब कम मात्रा में है तो कम हीट चाहिए। तो यहां पे स्पेसिफिक हीट होता है हीट पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मास। अब हीट की डायमेंशन ऑलरेडी हमें पता है, इट इज ml2t-2, ठीक है, डिवाइड टेम्परेचर की क्या होती है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो केल्विन वी ऑलरेडी नो। मास का हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, m। तो अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करूं, m के साथ m यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल, k ऊपर जाएगा, तो जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा दैट विल बी L² t-2 k -1। ठीक है, क्या बनेगा, L2 t-2 k -1। और अगर आप यहां से यूनिट बना के देखना चाहते हो, हीट की यूनिट क्या है, जाउल, टेम्परेचर की केल्विन, मास की किलोग्राम। सो जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम, जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम। बेटा क्वांटिटीज शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, पर जितनी एक्सप्लेनेशन मैं साथ में बताता जा रहा हूं किसी क्वांटिटी की, उसको अपने दिमाग में बिठाने की लाइक अ स्टोरी, उसके साथ एसोसिएट करो उस चीज को और उसको याद रखो। थर्ड थर्मल क्वांटिटी जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी आपने सुना है, 9th स्टैंडर्ड में सुना था, लेटेंट हीट।
लेटेंट वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज में लेटेंट बोलते हैं किसको? हिडन को। तो लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। अब इसको हिडन हीट क्यों बोला जाता है? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने कुछ आइस क्यूब्स ले लिए, राइट। इन आइस क्यूब्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दूं, आई विल सी दैट कि इस थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो कितना आता है? वो 0 डिग्री आ रहा है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब इसको क्या करते हैं, इसको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हीट देनी शुरू करते हैं। क्या होगा हीट देने से? आइस जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसको तब तक हीट देते रहो जब तक लास्ट आइस क्यूब भी मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही लास्ट आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा आप हीट देनी बंद कर दो, राइट। आप क्या देखोगे कि सारे की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन थर्मोमीटर पे अभी भी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो आपने हीट प्रोवाइड की थी वो कहां गई? वो सारी की सारी हीट एनर्जी इस सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर को में कन्वर्ट करने में यूज हो गई, और हम कह सकते हैं कि वो हीट एनर्जी वाटर के अंदर क्या हो गई? हाइड हो गई। सॉलिड से जब लिक्विड बना तो ये हीट जो हमने दी थी ये उसके अंदर क्या हो गई? जो है हाइड हो गई। अब जितना ज्यादा यहां पे आइस क्यूब्स होंगे उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लेटेंट हीट होती है वो हीट पर यूनिट क्या होती है? मास, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इवन वी हैव लर्न्ड कि लेटेंट हीट जो है वो 2 तरह की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब लिक्विड से वेपर स्टेट बनती है। सो लेटेंट हीट इज हीट प्रोवाइडेड पर यूनिट मास। हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, mL2T-2। मास का हो गया m, और अगर इसको यहां पे हम कैंसिल करें m के साथ m, सो वी गॉट L2T-2, राइट। और अगर यूनिट बनाने की कोशिश करें तो जाउल पर किलोग्राम। इजी। थोड़ा थोड़ा इनकी डेफिनेशंस जो हैं उनको अपने दिमाग में रख के चलो। नेक्स्ट क्वांटिटी दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ हीट। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने अगर गैस पे कुछ बनाने के लिए रखा है, उसमें एक बड़ा सा स्पून डालते हैं हम उसको हिलाने के लिए, राइट। तो अगर वो गलती से बीच ही भूल जाएं उसके कंटेनर के जिसमें खाना पक रहा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब जाके हम उस स्पून के दूसरे एज को हाथ से पकड़ते हैं तो वो गर्म हो चुका होता है। जिसका मतलब ये है कि हीट जो है वो जिधर खाना पक रहा था उससे हैंडल की तरफ क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। अब ये हीट का जो ट्रांसफर है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मेरी बात समझ के चलना यहां पे बड़े ध्यान से। नेक्स्ट क्वांटिटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बता रहा हूं? थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है कि वायर में से कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वैसे ही एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ या हॉट साइड से कोल्ड साइड की तरफ हीट कितनी तेजी से ट्रांसफर होती है वो इस पे डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे। इस चीज को ध्यान से समझना। These are my hands, right? Let's say the heat is getting transferred from my right hand to my left hand. राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है। ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये कितनी होगी? What will be the amount of heat transferred from right hand to left hand? या फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ कितनी हीट कितने टाइम में ट्रांसफर हो जाएगी? सो हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं हम यहां पे। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि मेरे हाथों का एरिया कितना है। जितना ये बड़े हाथ होंगे उतनी हीट जल्दी ट्रांसफर होगी, राइट। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर।
जितना हाथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर होगी, राइट। तीसरा फैक्टर होता है इनके बीच का डिस्टेंस। अगर हाथ नजदीक हैं, अगर ये दो सरफेसेस नजदीक हैं तो हीट ट्रांसफर जल्दी होगा, अगर ये हाथ दूर हैं तो हीट ट्रांसफर स्लो होगा। तो मैंने कितने फैक्टर बताए हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम के? 3 फैक्टर्स बताए। नंबर 1 फैक्टर इज द एरिया ऑफ द टू सरफेसेस। Number 2 factor is the temperature difference of hot side and cold side. Number 3 factor is the distance between the hands. पहले 2 फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस उतना तेजी से हीट ट्रांसफर, ठीक है। तीसरा फैक्टर आ जाता है डिस्टेंस, जितने ज्यादा दूर उतनी कम हीट ट्रांसफर, तो तीसरा फैक्टर इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो रफली पहले मैं बात करता हूं, हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सर्फेसेस, टेम्परेचर डिफरेंस T1 हॉट बॉडी, T2 कोल्ड साइड, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू हैंड्स। अच्छा, अगर यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैं क्या लगाऊं, इक्वल टू लगाऊं, तो यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए, दैट कांस्टेंट इज के, और यही कांस्टेंट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ध्यान से समझ लो इसको, आसान है अगर समझ के चलोगे, हल्की फुल्की फिजिक्स साइंस तो तुमने पढ़ी है। तो यहां से के के बारे में डिस्कशन करनी है, तो के का फॉर्मूला बनवा दो मेरे को, Q इंटू क्या आ जाएगा, D इंटू ए T1 माइनस T2, और के वैसी रहेगा। इस के का फॉर्मूला क्या बस कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें इधर लाके, तो थर्मल कंडक्टिविटी के का फॉर्मूला बनेगा Q, मैं यहां पे पूरा नाम लिख दूं, ये होगा हीट के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा कि डिस्टेंस, राइट। डिवाइड में क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू एक ऑलरेडी यहां पे क्या पड़ा था, टाइम, ऑलरेडी क्या पड़ा था, टाइम। फिर से समझ लो, एक साइड से दूसरी साइड कितनी हीट पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर ट्रांसफर होगी, वो डिपेंड करता है इन सरफेसेस के एरिया पे, इनके बीच में जो टेम्परेचर का फर्क है उसके ऊपर, डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से बनाया हमने ये फॉर्मूला। तो ऐसे मैं हल्का फुल्का बताता जाऊंगा, इनकी डिटेल्स हमें आगे आएंगी, राइट। अच्छा, अभी ये सब चीजों की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है। हीट इज एनर्जी, इसकी डायमेंशन क्या है, mL2T माइनस 2 इंटू डिस्टेंस की क्या होती है, L, डिवाइडेड बाय एरिया की L स्क्वायर, ये भी कर चुके हैं। टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस शब्द से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर से मतलब है, क्वांटिटी तो टेम्परेचर है। केल्विन, केल्विन यहां पे कैपिटल के है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टाइम की यहां पे क्या आ जाएगी, T। नाउ इन सबको सॉल्व कर दो, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसल, ये T ऊपर जाएगा -1 बनेगा, ये K ऊपर जाएगा -1 बनेगा, तो क्या बचा, M, L तो खत्म हो गए, T की पावर नहीं, एक L बड़ा है यहां पे, सो ML T -2 ऑलरेडी था, एक और चला जाएगा, -3 बनेगा यहां पे, उसके बाद K की पावर भी ऊपर जाके -1 बन जाएगी। अच्छा, अगर आपको K की यूनिट्स बनानी है थर्मल कंडक्टिविटी की, हीट की यूनिट जूल, यहां पे सॉल्व करके देखना, थोड़ा सा बना लो इसको भी आराम से। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया की क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर, इंटू टेम्परेचर की क्या बनती है, केल्विन, और यहां पे टाइम की क्या बनती है, सेकेंड। चलो इस सबको सॉल्व कर लें, 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसल, तो ये बनेगी, क्या बनेगी हमारे पास यहां पे यूनिट, जाउल, यहां से मीटर ऊपर गया, पर मीटर, पर केल्विन, पर सेकेंड, राइट। जाउल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, आसान हो गया। अगली क्वांटिटी पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट। देखो पहली बार सुना है तुमने ये शब्द, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि समथिंग अबाउट गैसेस यहां पे डिस्कस होने वाला है। बेटा गैस क्या होती है? अ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, हमें +1 की फिजिक्स में ये सब चीजें हैं। यूनिट 7 जो है वो इन्हीं चीजों के साथ डिस्कस करता है। यहां पे मैं आपको पहले गैस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो गैस है इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम कुछ लॉ स्टडी करते हैं। इनमें से 3 लॉ बड़े फेमस हैं, इनको गैस लॉज बोला जाता है। पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स साइंटिस्ट का नाम था बेसिकली। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ, राइट। और तीसरा लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो का नाम तो चलो आपने सुना है। पहले 2 लॉ भी बड़े सिंपल हैं। देखो एक गैस से जुड़े कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? गैस का कोई वॉल्यूम होता है। गैस जब किसी कंटेनर में रखी जाती है तो प्रेशर एक्सर्ट करती है। डिओड्रेंट की बॉटल्स जब दबाते हैं तो प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। टायर के जो अंदर ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर गैस अंडर प्रेशर भरी होती है। गैस का कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। इन सब क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था? बॉयल्स लॉ कहता था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी गैस को आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दोगे, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दोगे, तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। या उल्टा कह दो कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसका प्रेशर बहुत कम होगा, और अगर उसका वॉल्यूम बहुत कम है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, डिओड्रेंट्स के अंदर ये केस हम देखने को मिलता है हमें। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब जितना ज्यादा आप गैस को हीट करते जाओगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, अगर कोई बलून को हम ब्लो करके धूप में रखते हैं तो कुछ देर बाद वो अपने आप बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। रीजन बिहाइंड इट कि जब हमने उसको धूप के अंदर रखा तो उसके अंदर जो हमने एयर भरी थी वो सन हीट की वजह से एक्सपैंड होने लगती है। As it receives the temperature, as the temperature rises of the gas, तो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ने लगता है। अब बलून उस वॉल्यूम को संभाल नहीं पाता तो वो क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि गैस बलून पे क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ने लगा था। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरी चीज क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स एक तरीका है किसी सब्सटेंस के अमाउंट को देखने का, जैसे आप किलोग्राम में देखते हो। फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम शुगर इज मोर देन 1 किलोग्राम, सो आई कैन से 2 मोल्स ऑफ गैस आर मोर देन 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर इन तीनों को मैं यहां पे कंबाइन कर दूं क्या बनेगा? देखो, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे मेरे पास बनेगा V प्रोपोर्शनल टू NT बाय P, यही बनेगा। अगर मैं यहां पे इक्वल टू लगा दूं तो यहां पे बेटा एक कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। NT बाय P वैसे ही आ गया। तो सर गैस कांस्टेंट तो पता चल गया, ये आगे यूनिवर्सल मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड, जो पूरे ब्रह्मांड में जिसकी वैल्यू क्या रहे? सेम रहे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहां से आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, PV इज इक्वल टू nRT। इसको आप ध्यान में रखना, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपकी केमिस्ट्री का। सो प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये किसके बराबर होता है? गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू टेम्परेचर ऑफ गैस। तो मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो यहीं से बनाऊंगा। मुझे R का एक्सप्रेशन चाहिए, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्रेशर, राइट, इनटू वॉल्यूम, ध्यान से देखना इस चीज को, डिवाइडेड बाय N क्या है?
नंबर ऑफ मोल्स यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन शॉर्ट लिख देता हूं सब्सटेंस को, इनटू साथ में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। तो बेटा ऐसे ये चीजें आप नोट रखना अपने साथ, लेक्चर जब सुन रहे हो ना तो कॉपी पेन साथ में रखो और ये हिंट्स लिखते जाओ, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 गैस लॉज यूज किए, उनसे एक इक्वेशन डिराइव कर ली, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन में से किसका फॉर्मूला बना लिया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितनी होती है। आई कैन टेल यू दैट, हालांकि इस स्टेज पे यहाँ पे हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इसका फॉर्मूला। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, हमने ऑलरेडी बना रखा था। तो m l माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट, इनटू वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l क्यूब डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किस में मेजर करते हैं, मोल्स में, वी नो दैट, और टेम्परेचर को किस में डिनोट करते हैं, केल्विन्स में। सो यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा, L की पावर सॉल्व हो सकती है, -1 + 3 कितनी हो गई, +2। तो ये फॉर्मूला बनेगा ml2 t -2 ml2 t -2 k -1 मोल -1। देखो इतना बड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका, लेकिन हमने जैसे ही बेसिक समझा ये हमारे लिए बिल्कुल आसान, ऐसे मक्खन की तरह बिल्कुल, ठीक है। प्रॉपरली याद कर लेना इन चीजों को, बहुत काम आने वाली है। डिटेल्स इनकी पूरे साल की फिजिक्स में आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट कि कहीं से कुछ ऐसे नया प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करो। अभी यूनिट कैसे बनाएंगे, यूनिट बना सकते हैं, ये सब चीजों को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो बन सकती है मेरे पास। आप अपने एज पे ट्राई करना, जैसे प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वॉल्यूम की क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और टेम्परेचर की केल्विन। जब ये सब चीजें सॉल्व कर लेंगे तो यूनिट बनेगी मेरे पास जूल पर मोल पर केल्विन, राइट, यू कैन सी अबाउट दैट। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वर्क जैसा कुछ नहीं है, तो वहां पे जूल कैसे आ गया। बेटा इन केस ऑफ गैसेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क होता है, आप चेक करके देख सकते हो कैसे। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क। प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क होता है इन केस ऑफ गैसेस, अपने आप ये चेक करना, नहीं पता चले तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली क्वांटिटी जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रही है। अच्छा, पहले ये 5 क्वांटिटीज रेज कर दूं। अगली क्वांटिटी है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम होता है 2 अलग अलग चीजों को कनेक्ट करना। यहां पे मैं किसे कनेक्ट कर रहा हूं, यहां पे मैं फिजिक्स की 2 दुनिया, 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, उनको कनेक्ट करने जा रहा हूं। सर फिजिक्स के कैसे 2 वर्ल्ड्स होते हैं, बेटा जो फिजिक्स है इसको हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो बड़े लेवल पे, बड़ी बड़ी चीजों के साथ, हम बोलते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बिग, और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज किसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की हैं उनके पीछे राज क्या है। वो राज छुपे होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटम, मॉलिक्यूल, उन लेवल्स पे। तो जो अगली क्वांटिटी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बेसिकली एक ब्रिज था, किसके बीच में, मैक्रो वर्ल्ड और माइक्रो वर्ल्ड के बीच में। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इनके बारे में। क्या नाम है उस क्वांटिटी का, उस क्वांटिटी का नाम है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दरअसल बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेट किया था किसको, टेम्परेचर को किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। क्या बताया था कि किसी भी सैंपल का, गैस के सैंपल का, सॉलिड और लिक्विड की भी बात कर सकते हैं, मेजरली हम यहां पे गैसेस की बात करेंगे, उनका जो टेम्परेचर होता है, जितना भी उनका टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, वो जो उनका टेम्परेचर होता है वो किन की वजह से होता है,
उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। उन मोशन की वजह से उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर यहां पे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीज है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी बात हो गई, मॉलिक्यूल की, ये माइक्रो वर्ल्ड से जुड़ी हुई। तो बोल्ट्जमैन ने बताया कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर है वो दरअसल माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इसके साथ हम तब काम करते हैं जब हमें प्रॉपर्टीज देखनी हो, वहां पे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना लेके चले, बल्कि हम सब्सटेंस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको काउंट कर लें। अब मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आता था, 9th स्टैंडर्ड का मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका सिंबल K विद सबस्क्रिप्ट B है, जिसका मतलब बोल्ट्जमैन है, इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, एवोगैड्रो कांस्टेंट। एक चीज मैं यहां पे और क्लियर कर दूं बेटा, एवोगैड्रो कांस्टेंट वही है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इट इज अ नंबर 6.022 into 10⁻23 विद यूनिट मोल इनवर्स। भूलना मत बेटा, ये नंबर को सिर्फ एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर विद यूनिट मोल इनवर्स इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। So Avogadro number has got no unit. It is a dimensionless number. It is just a number. But when this number is treated with the unit mole inverse, we call it Avogadro constant. So be very careful about these minute differences. R का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कराए हैं। What was that? R का फॉर्मूला हमारे पास था M. It was ML2 T-2 Kelvin इनवर्स मोल इनवर्स। एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है इसमें एक तो नंबर है, एक यूनिट है, क्या, मोल इनवर्स। अब ये मोल इनवर्स और मोल इनवर्स कैंसिल होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, अल्टीमेटली वी विल लेफ्ट विद ML2 T-2 K-1, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। अच्छा, उसके बाद अगली जो एक बिल्कुल नई क्वांटिटी आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, वो है स्टीफन्स कांस्टेंट। कई बार इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि स्टीफन भी एक साइंटिस्ट थे, बोल्ट्जमैन भी। इन लोगों ने मिलके काम किया था किस चीज पे, इन लोगों ने मिलके काम किया था ब्लैक बॉडी पे। अब आप कहोगे ब्लैक बॉडी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी बॉडी जो परफेक्टली ब्लैक है। अब सर इसमें क्या स्टडी करने वाला था, ये देखा गया कि जब कोई चीज को हीट एनर्जी दी जाती है या रेडिएशंस दी जाती हैं या धूप में रखा जाता है, तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये पता चला कि जितना उसका कलर डार्क होता जाएगा, गोइंग टू ब्लैक साइड, उतनी वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता जाएगा। अच्छा, फिर कुछ देर के बाद क्या होता है कि जितनी उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी है करता जाता है बॉडी। फिर एक लिमिट के बाद जब वो और एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर पाता तो वो एनर्जी साथ के साथ क्या करने लगता है, रेडिएट करने लगता है। तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन और एमिशन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कहते थे कि जो एनर्जी रेडिएटेड, यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है वो किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है रेज़ टू पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहता था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ हॉट बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया कौन सा, सरफेस एरिया बॉडी का, पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। अच्छा, अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाऊं तो वो आता है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट का सिंबल कुछ ऐसा है। ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से।
इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है ए, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है सी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है एक्स, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है सिग्मा, क्या है सिग्मा। तो सिग्मा का मैं यहां पे अगर फॉर्मूला बनाऊं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, यू हेल्प मी आउट टू मेक दैट। सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर रेज टू पावर 4। बात समझ में आ गई। अच्छा यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, ml2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया की L2, टाइम की t, टेम्परेचर में केल्विन की पावर 4। अब जरा सॉल्व करो, L2 से L2 कैंसल, t की पावर एक और ऊपर जाएगी तो -3 बन जाएगा, m t माइनस 3 के -4। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। और इसकी अगर यूनिट बनाने की कोशिश करें, यू ट्राई जाउल मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन 4, तो अल्टीमेटली मेरे पास यूनिट बनेगी जाउल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेज टू पावर 4, वो यूनिट बनेगी। अगली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है सोलर कांस्टेंट। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि जो सोलर कांस्टेंट है उसका रिलेशन किससे होगा। सोलर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, सन के लिए। सोलर कांस्टेंट हमें क्या बताता है, सोलर कांस्टेंट बेसिकली हमें ये बताता है कि सन जो है वो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है, कोई बॉडी सन एनर्जी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। जब किसी चीज को धूप में रखते हैं तो उसके ऊपर सन एनर्जी फॉल करती है, वो बॉडी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या कितनी एनर्जी रेडिएट होती है सन से। अगर हम ये मान लें, अर्थ सरफेस ले सकते हैं हम, यहां पे ऑब्जेक्ट की बजाय क्या ले सकते हैं, अर्थ सरफेस। जैसे बाहर छत नहीं है, धूप गिर रही है, तो जमीन क्या कर रही है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, सोलर एनर्जी को। तो वो कैसे बताएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से इसको बनाते हैं, यहां लिख लो इसको, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको अभी पुट करो, चलो अपने आप सब्स्टिट्यूट करो। एनर्जी की क्या होती है, ml2t -2 डिवाइडेड बाय L2 और टाइम की क्या आ गई t। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसल, ये बनेगा आपका, एक t ऊपर चला जाएगा तो माइनस कितना बन जाएगा 3। सो mt रेज टू पावर -3। और अगर यहां से यूनिट बनाने की कोशिश की जाए, एनर्जी की जूल, एरिया की पर मीटर स्क्वायर, टाइम की पर सेकेंड। नाउ आफ्टर दिस आई एम ओनली लेफ्ट विद द लास्ट क्वांटिटी ऑफ thermal category, that is joule equivalent of heat। इसको भी भाई मैं बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूं। जाउल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का क्या मतलब होता है, देखो जब भी किसी चीज का मतलब है, यहां पे मैं किसी इंजन की बात कर रहा हूं, हीट एनर्जी दी जाती है तो वो उस हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जितनी ज्यादा आप हीट प्रोवाइड करोगे उसको, उतना ही ज्यादा वर्क वो आपको क्या है, देता जाएगा। तो अगर मैं 1 यूनिट हीट दे दूं और सपोज मुझे वर्क मिल रहा है 2 यूनिट, अगर मैं हीट 2 यूनिट दे दूं, वैसे तो इक्वल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होता है बीच में, ठीक है। तो अगर मैंने x अमाउंट ऑफ हीट दी तो मुझे y अमाउंट ऑफ वर्क मिला। अगर मैं यहां पे हीट डबल कर दूं तो मुझे वर्क भी क्या मिलेगा, डबल। अगर हीट को ट्रिपल कर दूं तो वर्क भी मुझे क्या मिलेगा, ट्रिपल। किसी भी स्टेज पे y और x की रेशो चेक करूं तो वो क्या आएगी, सेम। उस रेशो को, जो वो कांस्टेंट रिजल्ट आता है डिवाइड करके वर्क को हीट के साथ, उसको बोलते हैं जाउल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जाउल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है वर्क डिवाइडेड बाय, साथ में क्या आ गया, हीट आ गया। अभी वर्क भी एनर्जी है,
Ml2T-2, हीट भी एनर्जी है, Ml2T-2, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं आएंगी, M0 L0 T0, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और साथ में इसकी कोई भी यूनिट भी नहीं होगी। सो जाउल इक्विवेलेंट